लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ऐसे सभी के दिलों में हलचल सी मची हुई है। आखिर कौन पार्टी जीतेगा, कौन पार्टी नहीं जीतेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है बिहार प्रदेश की मीडिया पैनलिस्ट रानी चौबे जी। आज हम रानी चौबे जी से जानना चाहेंगे। आपको नमस्कार। मेरे चैनल में पहले स्वागत है। बहुत-बहुत नमस्कार प्रतिमा जी। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव नजदीक आ रहा है, कल आपके प्रत्याशी का नामांकन भी है मिथिलेश तिवारी जी का। वैसे में क्या तैयारी है नामांकन बहुत अच्छी तैयारी है। हर एक कार्यकर्ता हमारे देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो चुनावी समीकरण को देखते हुए कार्य नहीं करती है। हमारी तैयारी उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम चुनाव जीत बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सिपाही है और वो पूरे साल कार्य करता है। उसके अंदर ये नहीं है कि आज मैं अपने घर से निकल रहा हूँ तो मेरे घर में अनाज है कि नहीं है, लेकिन उसे देश की चिंता है। तो ये है हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक रूल और बहुत अच्छी तैयारी है। आदरणीय मिथिलेश तिवारी भैया जो है हमारे, मैं उन्हें बड़ा भाई के रूप में देखती हूँ, जो हमारे उम्मीदवार है बक्सर के, बहुत ही बहुमत से जीतने जा रहे हैं और आगे अगल बगल कोई है ही नहीं। नॉमिनेशन इतना भव्य होगा, आपने देखा था कि हमारे भैया जब एंट्री किए थे बक्सर में, तो हमारे युवाओं ने, हमारी महिलाओं ने, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने कितना भव्य स्वागत किया था। वो दृश्य देखने लायक था। तो आखिर क्या वजह है कि जो 14 में लहर था, 19 में था, आज 24 में नहीं है? तो वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँ कि हम कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट है अपने कार्य से। कॉन्फिडेंट इस तरह नहीं है, राजद की बोली हम नहीं बोलते हैं कि हम ये इतना वोट पा लेंगे। हम बात करते हैं अपने कार्यों से। जो हमारे लाभार्थी हैं, जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो हमने काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था और 10 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने इतनी बड़ी-बड़ी देश की विकासशील योजनाओं को दिया और एक निम्न निम्न वर्ग से लेके ऊपर वर्ग तक सोचा। हर एक वर्ग को सोचा, चाहे वो गरीबों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो। तो इस बक्सर में कमल खिलेगा और खिलता आया है। ये पूरी हम लोग तैयार हैं, माइंडसेट करके। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं होगा, 150 में सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। इस पर आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो लोग अपने कैलकुलेशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनता को सिर्फ लालटेन का युग दिखाया था। उन्होंने कभी ये सपना नहीं दिखाया था कि एक G20 जैसी भी स्थापना हो सकती है, 370 भी हट सकता है, महिलाएँ ड्रोन उड़ा सकती हैं, महिलाएँ पायलट तक बन सकती हैं। तो ये चीज़ें कब हुई हैं? आप समझिए, जब-जब एनडीए की सरकार आई है, जब-जब भाजपा की सरकार आई है, तब-तब एक विकासशील योजनाएँ आज विदेश तक नतमस्तक है हमारे भारत के सामने। आज हम घमंड से कहीं जाते हैं तो बोल सकते हैं, आज कश्मीर में जो हमारे युवराज हैं, राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका जी, तो वो आज जाके खेलते हैं। तो वो किसकी देन है? आज प्रधानमंत्री की देन है। नहीं तो हिम्मत होती थी क्या कि कोई कश्मीर में जाके खेल सके? क्या हिम्मत थी इससे पहले? तो आज देश तो सुरक्षित है ही, हम माँ-बहनें भी सुरक्षित हैं और लालू जी की बात अब छोड़ दें, लालू जी को अब मुझे लगता है लालू जी ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया। जब भी सनातन को गाली पड़ी है, जब भी सनातन को गाली पड़ी है, तो क्या हमारा धर्म नहीं होता है कि हम इस तरह के अपने अपने धर्म की रक्षा करें? उस तरीके से आप उठा के देख लीजिए, मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ कि जब भी कोई योजना आई है, जब भी कोई योजना आई है, क्या हमने भेदभाव किया है? क्या हमने अपने मुसलमान भाइयों को नहीं दिया? और इस बात को हमारे मुसलमान भाई भी समझ रहे हैं। हमारे पार्टी में ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जो मुसलमान हैं और आज वो नरेंद्र मोदी जी के कसीदे पढ़ते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि क्या है नरेंद्र मोदी, आज देश कितना सुरक्षित है। आज देश सुरक्षित है तो हमारे मुसलमान भाई भी इस देश में सुरक्षित है। तो मैं यही बोलती हूँ कि मुसलमानों को सिर्फ बरगलाने का काम किया है इन्होंने। कभी ये बोलते हैं भूरा बाल साफ करो, कभी ये एमवाई की समीकरण बताते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये लोग किसी के नहीं है। मैं आपको एकदम बताती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आज अगर ये किसी के होते तो कोई यादव का बेटा डिप्टी सीएम की कुर्सी पे नहीं होता और सीएम का सपना नहीं देखता। आज कोई ना कोई किसी ना किसी अपने बेटे को ना बैठा के वो किसी यादव के बेटे को बैठाया जाता। तो यादव का बेटा सिर्फ एक ही है क्या? तेजस्वी यादव? पूछती हूँ मैं। आज लोकसभा में उनकी बेटियां लड़ रही हैं, मतलब बाहर विदेश से आके बेटी लड़ेगी, क्या कोई महिला नहीं थी जिसको सारण की जनता एक्सेप्ट करती? आप समझिए,
मतलब इनकी आइडियोलॉजी समझिए। चीजें सिर्फ ये अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं है। लालटेन युग दिखाना चाहते हैं, राजद को भगाना, कमल आ रहा है, चिंता। कह रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश तिवारी जी, ये गोपालगंज में भी तीसरे नंबर पे थे और यहाँ भी ये तीसरे नंबर पे ही रहेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि मैं सुधाकर जी को बहुत ज्यादा, जब वो मंत्री भी रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा उनको बारे में एनालिसिस नहीं करती थी। लेकिन बक्सर की बेटी हूँ मैं, और बक्सर की बेटी होने के नाते मैं यहाँ की हूँ। और सुधाकर जी का एक बयान मैंने सुना था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट देने वाले लोग मानसिक रूप से बक्सर के लोग दिवालिया। आप समझिए इनकी मानसिकता कितनी गंदी है। हमारा बक्सर हमारा बक्सर हमारा बक्सर है, और यहाँ की बेटी होने के नाते मैं आज ये बोलती हूँ आपसे कि बक्सर के लोगों पे अगर कोई उंगली भी उठा देगा ना, तो उसकी उंगली मरोड़ दी जाएगी, क्योंकि बक्सर वासियों को कभी हल्के में न ले लो। दूसरी बात, मानसिक रूप से बीमार ये किसको कह रहे हैं? अगर ये यहाँ के बेटे रहते तो क्या यहाँ की जनता को मानसिक रूप से बीमार कहते हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जितने बहुमत से यहाँ जीतते हैं, जो यहाँ के सांसद आदरणीय अश्विनी चौबे जी थे, सांसद बहुमत से जीते थे, तो क्या जितने लोगों ने वोट दिया था नरेंद्र मोदी जी को, वो यहाँ दिवालिया घोषित कर दिया? तो ये बेटे होके गाली दे रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी ऐसा बेटा है कि आके आपको हाथ जोड़ के और पैर छू के नमस्कार कर रहा है। तो सोचने की बात है, जनता बहुत समझदार है, और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को वोट जाएगा, कमल खिलेगा बक्सर से और हम जीतेंगे। एक अंतिम सवाल, आपकी लड़ाई किसके साथ है? देखिए, माफ कीजिएगा, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई सच्चाई के साथ है, और कहीं न कहीं हम सच के साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का विकास किए हैं, आगे इससे बड़ी-बड़ी विकासीय योजनाएँ आएँगी बक्सर में, और हम वो दिन नहीं देखना चाहते हैं राजद को लाके। हम वो दिन कभी नहीं देखना चाहते हैं जब बच्चियों की आबरू, बच्चियों को उठा लिया जाए, और इसी रोड पे कोई सड़क नहीं थी उनके राज्यकाल में। आप लोग सब यहाँ के गवाह हैं, आप सब लोग बक्सर वासी हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों पे, बिंदुओं पे पूरा बिहार सोचेगा, पूरा बक्सर सोचेगा, पूरा देश सोचेगा कि बक्सर में अगर खिले तो सिर्फ कमल खिले, और कंपटीटर तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी भी कूद चुके हैं मैदान में, तो उनसे निपटने का क्या आप लोग कैसे देखिए, निपटेंगे? आनंद मिश्रा जी एक आईपीएस है, हमारा सम्मान है उनके साथ, नो डाउट, छोटे भाई की तरह है हमारे। लेकिन उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर वो सच में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो कमल का बटन तो मिथिलेश तिवारी जी के साथ है। तो ये चीज आनंद मिश्रा जी को एक बार सोचना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हम कहीं न कहीं अपने विकासशील योजनाओं के लिए लड़ रहे हैं, कि कोई गलत ऐसा इंसान ना आ जाए, जो पूरे पूरे गलत ऐसी पार्टियों का जो एक जमावड़ा यहाँ पे आ चुका है, जो कि बक्सर के लोगों को मानसिक दिवालिया घोषित कर रहा है। तो हमारी लड़ाई क्या है? हम तो जीतेंगे ही। हमारी लड़ाई कहाँ थी? हम तो अंतिम बार भी जीते थे, उससे पहले भी जीते थे। तो आप देख लीजिए ना कि लड़ाई कहाँ है? जीत तो हम रहे ही हैं, और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आप अंतिम नॉमिनेशन तो करने दीजिए मिसेस तिवारी जी को, उसके बाद। 2024 के इलेक्शन के चुनाव को लेकर के आप इस तरह की खबर हमारे चैनल पे देखते रहिए। तब तक के लिए